हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। और जैसा कि सबको पता है, मैं हूं एडुकेटर शरण्या खांडा और यहाँ पे जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस होती है वो मैं कवर करती हूँ। तो जैसे कि अभी तक हम लोग इंडिया के स्पेस साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे इसरो के जितने भी इम्पोर्टेंट मिशन है उसके बारे में, क्योंकि इसरो के जो मिशन है वो आपके एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, या फिर एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, आरआरबी की ऑलरेडी एग्जाम चल रही है, ये सब में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हर एक मिशन के बारे में कम से कम आपको नाम पता होनी चाहिए, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो जानना ही होगा। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम इसरो के मिशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसरो का जो सबसे फेमस मिशन है, जो अभी रिसेंटली न्यूज पे भी था, क्योंकि इंडिया में जो भी स्मार्टफोन्स बन रहे हैं वहां पे नाविक की जो नेविगेशन सिस्टम है उसको लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये IRNSS नाविक है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो नाविक क्या है, ये नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। मतलब जो हम लोग पहले जीपीएस यूज करते थे, जीपीएस क्या करता था, हमें पहले से बता देता था, गूगल मैप में जैसे यूज होता है, जहां पे हमें पहले से पता रहता है कि आगे ट्रैफिक क्या है, हमें किस रास्ते पे जाना है, आगे कौन सा मोड़ पड़ेगा, या फिर कौन से टपरी से आगे हमें जाना है, कौन सा दुकान है, ये सब कुछ हमें पता चल जाता था, राइट। तो अब जीपीएस की जगह इंडिया की खुद की ऐसी जो पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम है, इसका नाम है नाविक, ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसका पहला नाम था प्रीवियसली नोन एज IRNSS, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये था इसका पहला नाम। अब नाविक ये जो नाम आया 2016 में, जब सारे के सारे सैटेलाइट लॉन्च हो गया और ये फंक्शनल हो गया IRNSS, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम चेंज करके नाविक कर दिया। ठीक है, तो अब एक चीज हमें जानना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था, जिसका कंप्लीशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2015-16 में जाके। ठीक है, तो अब हमें एक चीज जानना है कि सडनली हम लोग तो आराम से जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे थे, या फिर जो अमेरिकन सैटेलाइट्स होते हैं उसको यूज कर रहे थे, तो फिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। जब 1999 में करगिल का युद्ध हो रहा था, तो एनिमी आर्मी की लोकेशन, वहां के जो इन्फिल्ट्रेटर थे उनके लोकेशन, क्या सिचुएशन है, हमारे लोगों की सिचुएशन क्या है, ये सब जानने के लिए इंडिया ने यूएसए से हेल्प मांगा था। और जबकि हमें पता है कि यूएसए रिलायबल पार्टनर तो नहीं है, तो उन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, कि इन्होंने ये बताया कि ये सिविलियन पर्पस के लिए है, मिलिट्री पर्पस के लिए आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो तभी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये एक प्रोजेक्ट दिमाग में था कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया की अपनी सिस्टम होनी चाहिए। तो 2006 में जब सिचुएशन काफी स्टेबल हुआ, तो उस समय गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इंडिया और उसके नेबरहुड के ऊपर, इंडिया के बॉर्डर के आसपास में 1500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, IRNSS का क्या काम क्या है? IRNSS is designed to provide accurate real-time positioning system. इवन ये इतना एक्यूरेट है कि ये जीपीएस से भी बेटर पोजिशनिंग दे सकता है हमारे इंडिया में, और 1500 किलोमीटर इसके बाउंड्री के दोनों साइड तक ये पोजिशनिंग करा सकता है। तो इसके दो टाइप के सर्विसेज है।
एक है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम जो हर एक यूजर के लिए है, मतलब फोन में आपको कोई भी यूजर, आप अगर आप यूजर हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। तो वो मोस्टली 500 मीटर तक के रेडियस पे एकदम ठीक ठाक पोजीशनिंग देते हैं। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया सिस्टम, जहां पे 20 मीटर के रेंज तक ये कुछ ही लोगों को या फिर कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन को अपना पोजीशनिंग दिखाते हैं। और वो क्या है, ये बेसिकली डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी है, मतलब सिविलियन यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है एंड मिलिट्री यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब एनक्रिप्टेड सर्विसेज फॉर ऑथोराइज्ड यूजर्स। ऑथोराइज्ड यूजर्स मतलब या तो मिलिट्री करेगा या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज लाइक रॉ, एनआईए, आईबी, ये सारे जो एजेंसीज है, डीआरडीओ, तो ये जो एजेंसीज होंगे ये ऑथोराइज्ड एजेंसीज है जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि टोटल 8 सैटेलाइट है, जिनमें से 3 है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, 5 है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो आई होप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है ये आप लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो स्पेस साइंस की जो वीडियो है उस पे जाके जरूर देखें, अदरवाइज इसको समझने में दिक्कत होगी। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये कम्युनिकेशन के लिए हमने बताया था कि यूज होती है। तो कम्युनिकेट करने के लिए ये 3 सैटेलाइट है, और जो पोजीशनिंग है या फिर कंटिन्यूअस रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो है कि टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मेरीन नेविगेशन। तो जमीन के ऊपर, पानी में जो नेवी की मूवमेंट है एंड एयरफोर्स की मूवमेंट के लिए भी ये नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो रियल टाइम के लिए 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बैठे हुए हैं, इसका काम क्या है कि रियल टाइम कंडीशन बताना। मतलब अगर किसी एरिया में फ्लडिंग हो रही है तो पानी कितना ऊपर तक है, क्या सिचुएशन है, वहां पे रिलीफ पहुंचा है कि नहीं, कितना पहुंचने में लेट होगा, कितना जल्दी पहुंच सकता है, कितना दूर मिलिट्री है या फिर आर्मी है, ये सब कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट पे इसका बहुत बड़ा काम है। एंड स्पेसिफिकली इंडिया ट्रॉपिकल रीजन पे है, क्रांतीय जो रीजन है उसमें है, तो और भी दिक्कत इसीलिए है क्योंकि इंडिया बहुत ही ज्यादा डिजास्टर प्रोन है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट। तो कौन कौन से व्हीकल जा रहे हैं, फ्लीट अगर जा रहे हैं तो उसके आसपास से कोई लोग आ रहे हैं कि नहीं। जैसे जो कश्मीर में जो लास्ट टाइम अटैक हुआ था, उसमें सीआरपीएफ का कन्वॉय जा रहा था, वहां पे जाके अटैक हुई। तो फ्लीट मैनेजमेंट मतलब आसपास के एरिया को देखने में भी हेल्प करेगा। एंड व्हीकल ट्रैकिंग मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा व्हीकल, सस्पेक्टेड व्हीकल है जो फाइनेंशियल कोई भी क्राइम में हेल्प किया था, तो उसका लोकेशन लास्ट क्या था, वो कैसे मूव कर रहा है, वो आगे कितना दूर गया है, ये सारे कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसको ट्रैक करने में, किसी को किडनैपिंग किया है उसको ट्रैक करने में तो ये काम आएगा। तो व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, ठीक है, स्पेशली माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा काम है। इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स, अभी मैंने क्या बताया कि IRNSS नाविक के ऊपर रिसेंटली न्यूज में आया था कि जो भी हमारी न्यू फोन्स बन रहे हैं, मेक इंडिया के अंदर जो फोन्स बन रहे हैं, तो उसका अब इन बिल्ड जो सिस्टम है वो ये नाविक यूज होने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग एज फॉर ATMs एंड पावर ग्रिड्स। तो ATMs में अगर ATMs में पैसे खत्म हो गया है या फिर कोई ATM को लूट किया है, तो ये सारे प्रिसाइज टाइमिंग देने में भी हेल्प करेगा। कौन से टाइम पे क्राइम हुई है, कैसे हुई है, ये सब हमें पता चलेगा। एंड मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर। मैपिंग कैसे होगी, मतलब किसी जगह पे अगर ड्रॉट हुई है, मतलब खराब हुई है, जहाँ पे अभी जो फसल है वो खराब हो गया है बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, तो वहां पे क्या हो सकता है कि कितना फसलें खराब हुई है, उसका सिचुएशन क्या है,
ग्राउंड में पानी कितना है, आगे वो जो ड्रॉट है वो एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, तो या फिर जो ड्रॉट हुई है उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो साइंटिफिक डेटा है ये हमें मिल सकता है, ठीक है। या फिर जियोडेटिक डेटा में ये भी आ सकता है कि मॉनसून का क्या सिचुएशन है, कितना बारिश होने वाला है, तो ये सब कुछ सैटेलाइट डेटा हमें नाविक से मिलने वाला है। एक तो नाविक जो है सबसे पहले तो ये पोजिशनिंग में हेल्प करेगा, व्हीकल ट्रैफिकिंग ये सब में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ नेविगेशन के साथ साथ ये जो बाकी काम है इसमें भी ये हेल्प कर रहा है। ओके, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकन जो जीपीएस सिस्टम है वो 24 सैटेलाइट है। तो 24 सैटेलाइट का मतलब है कि आपके जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है या फिर जो भी ऑर्बिट में ये बैठा हुआ है सैटेलाइट्स, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा सैटेलाइट है उतना खराब होने की चांसेस है, उतना कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी, उतना ज्यादा फिर जो स्पेस डेब्रिस है वो बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि सैटेलाइट खराब होगा तो फिर वो तो खराब होकर रह जाएगा। तो अब INSS की हेल्प क्या है कि इसमें बस 8 सैटेलाइट है और जो नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो ग्राउंड के हिसाब से लिमिटेड है, बट INSS में 4 सैटेलाइट ऐसा है जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और ये जो लोकेशन है ये लोकेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और साथ साथ में और भी एप्लीकेशन में क्या ये हेल्प करेगा, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स। तो जो लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, जो लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होती है, कभी कभार कोई नेटवर्क नहीं आता तो लोग फंस जाते हैं, जाके कैसे वापस आए लोगों को पता नहीं होता, तो उसके लिए भी नाविक हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ साथ में क्या है कि हिंदुस्तान में 22 बड़े बड़े लैंग्वेज है और बहुत सारे छोटे लैंग्वेज है जो लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है। अब जीपीएस हमें इंग्लिश में बताता है, तो उसमें क्या, या फिर गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू ये हिंदी, बांग्ला, तेलुगु जो भी लैंग्वेज है उसमें बता देते हैं, पर ये जो है अपना हिंदुस्तानी है, तो ये हमें क्या कर सकता है कि वॉइस नेविगेशन जो है वो हमारी अपने लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें हम हिंदी में सुन सकते हैं, इसमें हम राजस्थानी में सुन सकते हैं, इसमें हम हरियाणवी में सुन सकते हैं, इसमें हम बांग्ला में सुन सकते हैं, इसमें ओडिया में सुन सकते हैं। तो इसमें हेल्पफुल क्या है कि जो भी हमारी हिंदुस्तान के हिसाब से, अपने इंडिया के हिसाब से जो भी क्राइटेरिया चाहिए हम उसी तरीके से इसे बनाए हैं, ठीक है। तो ये इसरो का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जो फाइनली कंप्लीट हो गया है, एंड 2016 में ये कंप्लीट होने के बाद ये जो INSS नाम था उसको चेंज करके कमर्शियल नेम नाविक रख दिया गया, ठीक है। तो ये INSS हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो है ये 2020 में इसरो ने बनाया था फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट जो रोबोट है, इसका नाम है वोमित्रा, और ये फर्स्ट एक टेस्ट फ्लाइट लिया है ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए। तो ह्यूमन स्पेस मिशन का नाम क्या है, गगनयान। और ये जो वोमित्रा ये मैडम जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऐसे ही ट्रायल फ्लाइट लिया था जो गगनयान के टाइप फ्लाइट होने वाला है। तो गगनयान मिशन में जो हमारे इंसान, हमारे हिंदुस्तानी लोग जाने वाले, इंडियन जाने वाले हैं, तो ये उसके पहले मैडम का एक ट्रायल था, ठीक है। तो वोमित्रा क्या है, ये हाफ ह्यूमनॉइड है, इनके बॉडी जो है वो पेट तक ही है, उसके नीचे लेग्स नहीं है, एंड इनके जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शी इज केपेबल ऑफ स्विचिंग पैनल ऑपरेशंस, तो ये पैनल ऑपरेशंस खुद कर सकते हैं। एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो अगर कोई क्रू की तबीयत खराब हो जाए, कोई जो लोग जा रहे हैं उनकी डेथ हो जाए या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो उनके काम को वो कर सकते हैं, एंड उनके जो सब लाइफ सपोर्ट चाहिए, उनको CPS चाहिए या फिर कोई भी लाइफ सपोर्ट चाहिए, कोई दवाई चाहिए, पानी चाहिए, वो ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कन्वर्सेशंस विद द एस्ट्रोनॉट्स, ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके साथ बात भी कर सकती है। रिकॉग्नाइजिंग देम, उन्हें पहचान सकते हैं, जो भी 3-4 लोग अगर जा रहे हैं तो 3-4 लोगों को अलग से ये पहचान सकती है। और सॉल्विंग देयर क्वेरीज, और उनके जो क्वेरीज है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। She can also detect and give out warning if environment changes within the cabin. तो अगर जो क्रू मॉड्यूल है जहां पे जो हमारे इंडियन लोग रहने वाले हैं, अगर वहां पे कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है, मतलब जो केबिन के अंदर जैसा सिचुएशन था, जैसा एनवायरमेंट था, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हवा खत्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ये कोई भी कंडीशन है तो वो इसे सेंस कर सकते हैं। और सेंस सिर्फ नहीं कर सकते, साथ साथ में वो इसके सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं। वो मित्र हैज बीन डेवलप्ड बाय द इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि कहाँ पे बनाया गया है। तो तिरुवनंतपुरम में इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट जो इनके लेबोरेटरी है वहां पे मैडम को बनाया गया था। ठीक है, तो ये वो मित्र किससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो याद रखना, इसरो की फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट है जो हाफ ह्यूमन है एंड गगनयान मिशन के लिए इन्होंने टेस्ट फ्लाइट किया है। नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 1 तो बहुत पहले हुआ था एंड ये इंडिया की फर्स्ट मून मिशन है। और ये कब हुआ था? 2008 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को, वो भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो ये जो मिशन था चंद्रयान 2 का, ये 1 ईयर का था। इसमें विक्रम लैंडर था एंड प्रज्ञान रोवर था। और ये जो था रोवर 14 दिन तक काम करने वाला था। बट बात क्या हुई, चंद्रयान 2 जो है वो पार्शियली सफल हुआ था। तो चंद्रयान 1 ने डिस्कवर किया था कि चांद में कुछ पानी की छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं और कुछ कुछ मिनरल्स मिला था। जो चंद्रयान 1 में कुछ मिनरल्स मिला, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और ये चंद्रयान 1 का और एक अचीवमेंट था कि ग्लोबल इमेजिंग ऑफ मून, मतलब चांद की चारों तरफ पूरा कवरेज करके एक पूरा इमेज बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नेक्स्ट चंद्रयान 2 में क्या था, जो ऑब्जेक्टिव था वो काफी बड़ा था। ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था एंड जो विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग कर नहीं पाया था। बट ऑर्बिटर जो है वो ठीक से काम कर रहा था। तो ये पार्शियल सक्सेसफुल था। ये फेल मिशन तो नहीं था बट पार्शियल सक्सेसफुल जरूर था। और ये लैंड कहाँ करने वाला था? साउथ पोल ऑफ लूनर सरफेस। तो ये हुआ नहीं था एंड जो रोवर है वो फेल किया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 के बाद ये जो साउथ पोल है ये इसरो ने क्यों चूज किया था? क्योंकि ये जो साउथ पोल है, चांद की जो साउथ पोल है वो एक शैडोई पार्ट है एंड जहां पे सूरज की जो रोशनी है वो ठीक से पहुंचता नहीं है। तो सूरज की रोशनी अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या चांसेस है? जहां पे हमारे वर्ल्ड, हमारे अर्थ में, पृथ्वी में अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचता है तो क्या होता है? वहां पे पानी बर्फ होके रहने की चांसेस रहती है। जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये दोनों में बर्फ जमा हुआ है। तो वैसे ही चांद में भी साउथ पोल में अगर डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ता है तो वहां पे बर्फ की चांसेस रहेगी, है ना? तो अब साउथ पोल को इसलिए लिया गया था कि यहाँ पे जो क्रेटर्स है उसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी कोई भी सनलाइट नहीं आया है, तो अनटच्ड कंडीशन में है। ये परमानेंटली शैडोड क्रेटर है जिसमें नियरली एस्टिमेशन है कि 100 मिलियन टन्स की पानी है। तो 100 मिलियन टन जैसी पानी इस जगह पे मिलने के चांसेस है। और ये हमने कहां से लिया है? ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया था। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिगोलिथ मतलब जो
जमीन के ऊपर के जो पत्थर है उसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, ये सारे हमें मेटल्स मिले थे। ओके, तो ये मेटल के एक अनटैप्ड सोर्स है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो ये सोर्स भी हमें मिला था साउथ पोल से। नेक्स्ट क्या आता है, इट्स एलिमेंटल एंड पोजिशनल एडवांटेज मेक इट सुइटेबल पिट टू स्टॉप फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस। तो क्या है कि हो सकता है कि हम बड़े बड़े स्पेस मिशन में जा रहे हैं, तो पृथ्वी में हर बार आके फिर से जाना बहुत ही चैलेंजिंग एक टास्क हो जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे अगर एक स्टॉप बना सके, एक ऐसा स्टॉपेज की तरह चांद को यूज कर सके कि वहां पे जो मिशंस होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वहां पे जाके अपना फ्यूल वगैरह की अगर फैसिलिटी बनाया जाए बाद में, तो चांद में एक स्टॉप की तरह यूज करके फिर से वहां से दूसरे किसी मिशन पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टॉपेज की तरह यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसीलिए भी चांद की एक्सप्लोरेशन होना जरूरी था। ओके, तो इसके बाद क्या, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन को किया। तो चंद्रयान 3 जो मिशन है ये चंद्रयान 2 के बाद सक्सेसफुल हुआ था 14 जुलाई 2023 को। और यहाँ पे जो पहले सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था वो इस बार हुआ। एंड टेक ऑफ कहां से हुआ, वही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड उसके बाद ये ऐसे मूव करके लूनर ऑर्बिट में पहुंचा एंड फिर उसके बाद ये लैंड किया। ठीक है, तो ये जो मिशन का लाइफ था ये 14 दिन का है, मतलब 1 लूनर डे 14 8 डे का है, क्योंकि जो रोवर है जो या फिर जो लैंडर है वो हमारे काम करता है कैसे, सोलर एनर्जी से। अब सोलर एनर्जी क्या होती है, चांद के एक साइड पे 14 दिन के लिए कंटिन्यूअसली पड़ता है। 14 दिन के बाद सूरज की रोशनी वहां से हट जाता है और वो परमानेंटली 14 दिन के लिए अंधेरे में चला जाता है वो जगह। तो जहां पे लैंडर और रोवर प्रज्ञान जहां पे है वहां पे 14 दिन के लिए सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगा। तो वहां पे दिक्कत क्या है कि 14 दिन के लिए मशीन काम नहीं करेगा, उसके बाद मशीन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए 14 दिन की इसकी लाइफ टाइम थी। तो जितना भी एक्सप्लोरेशन करना था ये 14 दिन में कंटिन्यूअसली करना था। ओके, तो ये लैंडर एंड रोवर का मॉड्यूल है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल का मतलब क्या है कि ये जो हमारी फ्यूल की जरूरत पड़ता है लैंडिंग के टाइम के लिए, तो ये फ्यूल वहां पे था। ओके, तो ये एक इंफोग्राफिक्स की तरह बनाया गया था। एंड चंद्रयान 3 में जो सैटेलाइट है वो कौन सी यूज किया गया था, जीएसएलवी मार्क 3। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये जीएसएलवी मार्क 3 था। ओके, तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये 3 इसरो की बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मंगलयान मिशन। मंगलयान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो एक स्पेस मिशन था जहां पे मार्स पे हम लोग पहुंचे थे 14 सितंबर 2014 को। ये इंडिया की फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपनी पृथ्वी को छोड़ के किसी दूसरे प्लैनेट पे अपना जो स्पेसशिप है उसे भेजा था। ठीक है, तो इसरो ये मॉम मिशन के साथ साथ इसरो दुनिया की 4th स्पेस एजेंसी बना टू रीच मार्स। और ये किसके किसके बाद में था, सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें 4th जो नेशन है वो इंडिया है। साथ साथ में इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री है जो मार्स पे पहुंचा है एंड फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो फर्स्ट टाइम कोशिश करके मार्स में पहुंचा है। तो मंगल में पहुंचने के लिए भी बाकी जो कंट्रीज है उन लोगों ने 3 बार 4 बार कोशिश किया था, बट इंडिया ने फर्स्ट टाइम में मार्स तक पहुंचा था।
ओके, तो ये जो मंगलयान में फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसमें पीएसएलवी की रॉकेट यूज किया गया था। तो जो चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 है उसमें भी पीएसएलवी यूज हुआ था। चंद्रयान 3 जो है उसमें जीएसएलवी यूज हुआ, क्योंकि जीएसएलवी तब तक बिल्डिंग स्टेज में था एंड मंगलयान पे भी पीएसएलवी यूज किया गया था। तब भी जीएसएलवी की जो उसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, वो तब भी हो रहा था। और ये काफी पुराना मिशन है, 2014 का है, 10 साल हो चुका है, तो इसलिए जीएसएलवी तब बना नहीं था ठीक से। ठीक है, और यहाँ पे मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए 5 इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था। ओके, तो ये था, आपको याद रखना है जो तो 5 इंस्ट्रूमेंट क्या क्या था? मार्स कलर कैमरा, मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, लेमन अल्फा फोटोमीटर, मीडियम रेंज एंटेना जो इसरो के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, एंड ऑरिकम एंटेना। ठीक है, तो क्या क्या था? 1 2 3 4 5, तो ये 5, ये 1 लेमन अल्फा फोटोमीटर, मार्स कलर कैमरा, मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर एंड मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। ये 5 एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए 5 ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो यूज किया गया था। ओके, तो इस तरीके का ट्रैजेक्टरी है अर्थ की ऑर्बिट को। अर्थ यहाँ पे अगर है तो अर्थ के ऑर्बिट को घूमते हुए 4 बार 5 बार घूम के ये मार्स तक पहुंचा था। ओके, तो मिशन का काम क्या था? मार्स की जो एटमॉस्फेयर है, मंगल की जो सरफेस है और उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन है उसको चेक करना, देखना, एंड मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उसको भी चेक करना, ताकि वहां पे हमें पता चले कि इसमें कभी भी जो लाइफ है वो कभी था कि नहीं, या फिर बाद में भी कभी हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये था मंगलयान मिशन का। नेक्स्ट एक चीज हमारी इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोजेक्ट नेत्रा। तो प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है? ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजर्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। तो हमारे अब तक इंडिया ने काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो अब हमें एक चीज देखना है कि ये जो सैटेलाइट्स है इसके आसपास कोई एस्टेरॉयड ना आ जाए, या फिर कोई पुराना टूटा हुआ सैटेलाइट जो घूमते घूमते आ ना जाए। तो उसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नेत्रा, जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, और कोई भी सैटेलाइट के पास अगर ऐसा कोई चीज आ जाए तो वो हमें पहले बता देते हैं। तो नेत्रा स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। अंडर दिस प्रोजेक्ट ISRO has to put up many observational facilities, ताकि वो क्या क्या करना है इसमें? रडार की कनेक्शन चाहिए, टेलीस्कोप की चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए एंड ए कंट्रोल सेंटर। तो ये फैसिलिटीज चाहिए ताकि हमें पहले से पता हो जाए कि कोई भी अगर ऐसा स्पेस डेब्रिस है जो सैटेलाइट के पास आके सैटेलाइट को खराब कर सकता है, वो पहले से पता चल जाए। जैसे अगर नाभिक के कोई भी सैटेलाइट के पास ये आ जाए तो दिक्कत क्या है कि हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए प्रोजेक्ट नेत्रा भी लॉन्च किया गया था। दे कैन स्पॉट, ये पहले देख सकता है, ये पहले ढूंढ सकता है, देख सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है, कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। एंड कैटलॉग ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की कोई छोटा ऑब्जेक्ट है या फिर इतना छोटा कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो भी ये कैच कर सकता है, अप टू ए रेंज ऑफ 3400 किलोमीटर एंड इक्वल टू ए स्पेस ऑर्बिट ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर। तो इतने दूर से 3400 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई भी ऐसा चीज है जो कोई इंडियन सैटेलाइट की तरफ आ रहा है तो ये उसे पहचान सकता है। तो 10 सेंटीमीटर की अगर दूर है उसमें भी पहचान सकता है, 3400 किलोमीटर भी दूर है
वैसे भी कोई चीज को ये पहचान सकता है, ठीक है। तो और ये 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट तक इसका रेंज है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये इंडिया को अपना एक कैपेबिलिटी देता है कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब स्पेस में इंडियन सैटेलाइट्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई अगर एनिमी मिसाइल है वो भी नहीं कर सकता, चाहे वो बाहर की कोई एस्टेरॉयड है वो भी नहीं कर सकता, चाहे वो स्पेस डिब्रिस है, कोई टूटा हुआ सैटेलाइट है वो भी नहीं कर सकता। तो इंडिया अपनी सैटेलाइट को अपनी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, ये इंडिया की खुद की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ नेत्रा इज टू कैप्चर द जियो सेंसस एट 36,000 किलोमीटर, और ये स्पेस सर्वाइलेंस के लिए एंड एज वेल एज मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट नेत्रा आपको याद रखना पड़ेगा। तो सी ये कितने तरीके की, कितना मतलब छोटा छोटा स्पेस डेब्रिस है जो टूटा हुआ सैटेलाइट्स के पार्ट है, या फिर हो सकता है कि लॉन्च व्हीकल का पार्ट है, जो लॉन्चिंग के टाइम पे जो टूटे तो जो फ्यूल टैंक टूटते रहते हैं, तो वो सब भी तो स्पेस में ही पड़ा रहता है ना। तो ये सब उसको चेक करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट अब आते हैं आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया की फर्स्ट सोलर मिशन है। तो फर्स्ट सोलर मिशन मतलब ये सन, सूरज को स्टडी करने वाले हैं, टू स्टडी सन्स कोरोना। तो सूरज के चारों तरफ एक ऐसा रिंग टाइप बना हुआ रहता है जो बहुत ही ज्यादा हॉट है, बहुत ही गर्म है, एंड वहां से सोलर फ्लेयर निकलते रहते हैं, राइट। तो ये जो कोरोना है स्पेसिफिकली सन, सूरज की जो कोर एरिया है उसकी टेम्परेचर सन की कोरोना से कम रहती है, कोरोना की टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है। तो ये सब को स्टडी करने के लिए, जो सोलर स्टॉर्म होते हैं उसको स्टडी करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। तो आदित्य विल स्टडी द पार्टिकुलर फ्लक्स एमिटेटिंग फ्रॉम सन। तो सन के कोरोना से जो भी चीजें निकल रहा है बाहर उसको स्टडी ये करेगा, ठीक है। एंड द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सन, सूरज की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको भी ये स्टडी करेगा, ठीक है। तो आदित्य जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे बैठने वाले, L1 लैग्रेंज पॉइंट पे बैठने वाले। तो L1 नाम क्यों है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होती है, ये सब के बारे में बात जरूर करेंगे। तो आदित्य L1 विल स्टडी सन्स कोरोना विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेज। तो कोरोना की कौन सी, कोरोना से जो सनलाइट आती है वो बहुत सारे वेवलेंथ के है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी होती है तो वो काफी लंबे रेंज तक होती है, जिसमें एक्स-रे है, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट रे के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फिर होता है विजिबल रेंज जहाँ पे ये जो विजियर है वो है, उसके बाद इंफ्रारेड है, एक्स-रे है, गामा रे है, देन जो फार इंफ्रारेड वेव्स है एंड रेडियो वेव्स है। तो ये बहुत बड़े एक रेंज है। तो इसमें से विजिबल रेंज और इंफ्रारेड रेंज को ये चेक करने वाले हैं। सन की जो फोटोस्फीयर है उसमें सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे को चेक करने वाले हैं। क्रोमोस्फीयर जहां पे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो भी चेक करने वाले हैं। सोलर एमिशंस, जो सोलर फ्लेयर निकलते हैं उसका वो किस लिए हो रहा है, सोलर विंड्स, सोलर स्टॉर्म कैसे होती है, कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब कुछ कुछ टाइम पे देखा जाता है कि सडनली अचानक से जो कोरोना है उसमें बर्स्ट होके जो आग है वो बाहर निकल रहा है। वो किस लिए निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, वो अचानक से जो बर्स्ट हो रहा है उसका रीजन क्या है। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन को भी ये चेक करने वाले हैं। एंड राउंड द क्लॉक इमेजिंग, मतलब सन की कंटिन्यूअस एक इमेजिंग होने वाला है। ओके, तो आदित्य L1 जो है वो इसरो की सेकेंड ऐसा स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है आफ्टर एस्ट्रोसैट, जिसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें हैं वो बैठ के देखने वाले हैं। इसका कम्युनिकेशन में कोई काम नहीं है,
ये कोई दूसरे प्लैनेट में जाके या फिर मून में जाके कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करने वाले हैं, जैसे मंगलयान था या फिर जैसे चंद्रयान था, वैसा भी नहीं है। तो फर्स्ट था एस्ट्रोसैट, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको देखने वाला था। दूसरा है आदित्य L1, जो सन को स्टडी कर रहा है। ओके, तो एस्ट्रोसैट के बारे में एक चीज हम देख लेते हैं। एस्ट्रोसैट क्या है? बेसिकली इंडिया की फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जिसको लॉन्च किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, PSLV से इसको लॉन्च किया गया था। और ये कब हुआ था? 2015 में। और इसमें बाकी कुछ कुछ और सैटेलाइट भी था, जैसे यूएस के नैनो सैटेलाइट थे, माइक्रो सैटेलाइट थे, और कनाडा के भी एक नैनो सैटेलाइट थे। तो एस्ट्रोसैट का काम क्या था? ये एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने वाला है, और साथ साथ में इसका यूनिक फीचर ये था कि एस्ट्रोसैट जो मिशन है वो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो जो चीजें होता रहता है वो डिफरेंट वेवलेंथ पे उसे समझ सकता है, उसे स्टडी कर सकता है। ठीक है। इंडिया गेन एंट्री इनटू द सिलेक्ट क्लब ऑफ नेशंस हैविंग ओन ऑब्जर्वेटरी। तो ये ओन ऑब्जर्वेटरी किसके किसके पास है? यूएस के पास है, जापान के पास है, रशिया के पास है, यूएसए के, यूरोप के पास है। इसके साथ साथ अभी इंडिया के पास भी है, क्योंकि दिस इज द एस्ट्रोसैट। ओके, तो ये PSLV जो था ये यूज किया था, एंड सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एस्ट्रोसैट के बारे में भी हमने जान लिया। अब आते हैं, आदित्य नाम तो है सन की वजह से, सूरज का नाम है हमारे संस्कृत में आदित्य, ये हमें पता है। अब L1 पॉइंट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो L या फिर लैग्रेंज पॉइंट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे कोई अगर सैटेलाइट या फिर कोई भी चीज अगर आपने बिठा दिया तो वो वहां पे स्टेबल कंडीशन में रहेगा। ये साइंटिस्ट जो लैग्रेंज है इन्होंने डिस्कवर किया था। ये किस लिए है? क्योंकि अब हमने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो सन के भी कुछ ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ के भी कुछ ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, तो अब सन की एक फोर्स है, अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स ले रहा है, तो दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सूरज का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है दोनों बराबर के हैं। तो वहां पे अगर कोई सैटेलाइट बिठा दिया तो ना तो वो सूरज की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पे आ जाएगा तो सूरज के पास चला जाएगा, या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे आ जाएगा तो अर्थ के पास आ जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में वो मूव नहीं करेगा, वो वही कंडीशन, वो उसी एरिया पे बैठा रहता है। थोड़ा बहुत अगर हिलेगा तो भी वो स्टेबल उस एरिया पे रहता है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी दो ऐसा अगर चीजें हैं जो एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स के लिए खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये लैग्रेंज पॉइंट बनता है। ठीक है, जैसा कि ये सन है, तो सन अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, तो ये दोनों फोर्स जो है किसी ना किसी एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि दोनों फोर्स एक जगह सिमिलर है। वहां पे अगर कोई सैटेलाइट बिठा दिया, ना वो तो सन की तरफ आएगा ना वो अर्थ की तरफ जाएगा, तो वो उस एरिया पे स्टेबल रहता है। अब इसे लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट में क्या होती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल। तो दो बड़े जो मास है, जो बड़े दो ऐसे सन और अर्थ, सपोज दोनों की जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो दिस पॉइंट्स इन स्पेस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। तो ये वो सारे जगह है जहां पे अगर मान लीजिए कि कोई भी सैटेलाइट अगर है तो उसे कंटिन्यूअसली घूमना पड़ेगा,
सन की चारों तरफ भी अर्थ घूम रहा है और अर्थ की चारों तरफ भी मून घूम रहा है। तो अगर आर्टिफिशियली हमें कुछ ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना है जो उसी जगह पे बैठा रहे, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत है। बट नेचुरली ये जो पॉइंट्स होते हैं लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पे फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ता। दोनों जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, उसको एक दूसरे को तोड़ देते हैं कि वहां पे फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ता। तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस क्राफ्ट के लिए वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं जहां पे हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती उतना, बट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कि 5 लैग्रेंज पॉइंट है। तो कोई भी दो मास अगर है तो दोनों में 5 लैग्रेंज पॉइंट बनते हैं। L1, L2, L3 ये जो है 5 ये 3 अनस्टेबल पॉइंट है, और L4 और L5 जो है ये कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। तो ये जो है L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, अब L1 को क्यों चूज किया गया? क्योंकि L1 जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, अर्थ से अगर हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सबसे पास, सन के सबसे पास ये L1 पॉइंट ही है। L2 क्या है कि सन के हेलियोस्फीयर के बाहर अगर आपको कोई स्टडी करना है जहां पे हम अर्थ के दूसरे साइड, मतलब जो पीछे वाले जितने भी सैटेलाइट्स है, जो पीछे वाले जितने भी प्लैनेट्स है, चाहे मार्स हो चाहे वो जुपिटर हो, उसको अगर स्टडी करने वाले हैं तो हमें L2 की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, L3 की जरूरत कब पड़ेगा? जब सन के दूसरे साइड क्या चल रहा है, मतलब जो बड़े बड़े चीजें होती रहती है, जैसे बिग बैंग हो रहा है या फिर यूनिवर्स की स्टडी करना है, तब क्या करना है? L3 की जरूरत पड़ता है। L2 की जरूरत सोलर, जो हमारी सौर्य मंडल है, मतलब जो सोलर स्पेस है, उसमें बाकी जो प्लैनेट्स होती है उसको अगर स्टडी करना है तो L2 की जरूरत है। L3 की जरूरत कब है? जब हमें यूनिवर्स की स्टडी करना है। L4 और L5 की कब करना है? जो अर्थ और सन दोनों को करना है, या फिर अर्थ के साथ कोई सन के साथ कोई दूसरे प्लैनेट को स्टडी करना है, कोई एस्टेरॉइड को स्टडी करना है, तो उसके लिए L4 L5 काम आता है। ठीक है, तो L1 जो पॉइंट है वो अर्थ सन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकता है, एंड करंटली होम टू द सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑलरेडी L1 पॉइंट पे बैठा हुआ है, और वहीं पे जाके ये आदित्य L1 भी बैठने वाले हैं। L2 जो है अर्थ सन सिस्टम में L2 है, L2 में क्या बैठा गया है? होम ऑफ प्लैंक एंड फ्यूचर होम ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहाँ पे बिठाने वाले हैं, ये अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो L2 में ये जेम्स वेब टेलीस्कोप बैठने वाला है। ट्विन स्टार टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी जो है स्टीरियो will be orbit 4th and 5th Lagrange point to provide 3-dimensional view of sun। तो L4 और L5 में क्या बैठ रहा है? स्टीरियो, मतलब सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी। ये सन का 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर देने वाले। तो L4 और L5 में दूर से सन का स्ट्रक्चर देने वाले हैं। ठीक है, और L3 में क्या होती है? ये मोस्टली यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया कि आदित्य के बाद L1 क्यों लिखा जाता है। तो आदित्य सैटेलाइट का नाम है, L1 जो पॉइंट पे जाके बैठने वाला है, तो मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों है। समझ में आ गया है सबको? नेक्स्ट है उन्नति प्रोग्राम। ये उन्नति प्रोग्राम जो है रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है, जहां पे जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज है, मतलब बड़े यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो अपने
स्टडी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से छोटे छोटे सैटेलाइट्स बना सकते हैं और इसरो उसे लॉन्च करेगा। तो ये है उन्नति प्रोग्राम इसरो का। ये क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट का, इसे उन्नति प्रोग्राम कहा गया है। तो उन्नति का नाम किस लिए है? यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, ये नाम है उन्नति का। ओके, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है टू कॉमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो 50 साल की ये जो वर्षपूर्ति कहते हैं, तो 50 साल की कॉमेमोरेशन जो है, एनिवर्सरी बनाया जा रहा है, उसी के लिए इसरो ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जहां पे यूनाइटेड नेशन में फर्स्ट ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां आउटर स्पेस को एक्सप्लोरेशन के लिए और पीस के लिए, शांति के लिए यूज किया जाएगा। वो है ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, इसी का 50 साल होने पे इसरो ने उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया। ओके, तो इट वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टिसिपेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्री अभी छोटे छोटे कंडीशन में स्पेस रिसर्च स्टार्ट किए हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है कि वो अपना रॉकेट लॉन्च कर पाए, अपना सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, बट उनको सैटेलाइट बना, मतलब उनका इतना फंडिंग है कि वो सैटेलाइट बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बट वो लॉन्च नहीं कर सकते। तो ऐसे जो छोटे छोटे डेवलपिंग नेशंस है, इसरो उनके लिए उनका सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो असेंबली, इंटीग्रेटिंग एंड टेस्टिंग नैनो सैटेलाइट्स, तो नैनो सैटेलाइट्स बनाया जाएगा और उसे वो जो बाकी कंट्रीज है, इसरो उन्हें हेल्प करेगा वो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। ओके, तो इसरो के जो नैनो सैटेलाइट्स हो है, अब इसमें बात आती है कि तो फिर इसरो के नैनो सैटेलाइट्स है क्या? यस, इसरो भी नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। इसरो की जो नैनो सैटेलाइट्स है वो एक वर्सेटाइल और मॉड्यूलर नैनो सैटेलाइट है, जो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे 3 kg का पेलोड है, मतलब एक सैटेलाइट है जिसका वजन 3 kg है। ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट्स को टोटल 11 kg का मास हो सकता है मैक्सिमम, इसे नैनो सैटेलाइट्स कहा जाता है। एंड ये जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स है, उसके साथ छोटे छोटे सैटेलाइट्स को ये लॉन्च करेगा। तो आईएनएस सिस्टम का काम क्या है? ये लो कॉस्ट मॉड्यूलर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, क्योंकि इसरो का बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो बड़े बड़े स्पेस मिशंस होता था, जिसमें बहुत ज्यादा फंडिंग यूज होता है, मिलियंस में फंडिंग है, बिलियंस में फंडिंग है, तो उसको लो कॉस्ट में हमारी इंडिया में बनाने का, जैसे मतलब मंगलयान की जो टोटल कॉस्टिंग है, वो एक फेमस हॉलीवुड मूवी था ग्रेविटी, उसका जितना बनाने का खर्चा हुआ, उससे कम खर्च में हम लोग मार्स पहुंच गए। तो लो कॉस्ट जितने भी स्पेस प्रोग्राम है, वो इसरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इसरो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड्स, प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड बस टू लॉन्च ऑन डिमांड सर्विस। तो जब भी डिमांड होता है, जैसे ये लॉन्च ऑन डिमांड सर्विस कौन देता है? पीएसएलवी सैटेलाइट। तो पीएसएलवी एक मतलब हमारी बस की तरह बन चुका है कि जब भी जरूरत पड़े बुला लो, या फिर ऑटो रिक्शा की तरह सोच सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े बुला लो। तो अब पीएसएलवी क्या है? सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो बाकी जो कंट्री चाहते हैं उनके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी इनोवेटिव पेलोड्स फॉर यूनिवर्सिटीज एंड R&D लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे एक न्यूज रिसेंट आया था, पाईसैट, ए स्टूडेंट सैटेलाइट। तो पाईसैट जो है, ये एक नैनो सैटेलाइट है, 200-250 स्टूडेंट ने बनाया था, बैंगलोर की एक यूनिवर्सिटी है, इन्होंने पाईसैट को बनाया था एंड इसरो ने इसे लॉन्च किया है। ये लॉन्च व्हीकल था पीएसएलवी का। तो इसरो ने कैसे लॉन्च किया था? ये पीएसएलवी सैटेलाइट से लॉन्च किया था, और ये बहुत ही अच्छा न्यूज था, क्योंकि हमारी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने बनाया था, मतलब इसरो ने नहीं बनाया था इस सैटेलाइट को। ओके,
तो ये एक न्यूज था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं नासा की अब तक की इसरो की अब तक की जितना भी मिशन हमने पढ़ा वो सारे ऑलरेडी हो चुका है या फिर चल रहा है। अब जो मिशन हम देखने वाले हैं वो फ्यूचर मिशन है, जैसे कि इसका टेस्टिंग अभी चल रहा है, इस पे रिसर्च अभी चल रहा है, इसकी लॉन्च डेट अनाउंस किया गया है, तो इस तरीके का मिशन है सारा। तो इसमें दो मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक है गगनयान। तो गगनयान हमने मित्रा में पढ़े थे। तो गगनयान क्या है? इंडिया की मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। तो इंडिया की अपना फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन है और ये क्या है? गगनयान इसका नाम है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि हमारे जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा, इन्होंने फिर स्पेस में कैसे पहुंचे थे? तो इनको भेजा गया था रशियन लॉन्च व्हीकल को यूज करके, बट अब इंडिया अपना लॉन्च व्हीकल यूज करने वाला है। ओके, तो ये 2007 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था टू डेवलप द टेक्नोलॉजी। जब 2007 से मतलब ऑलमोस्ट 20 साल हो चुका है इंडिया इस पे काम कर रहा है और इसमें एक स्पेसक्राफ्ट होगा, क्रूड स्पेसक्राफ्ट, जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्रूड फ्लाइट इज प्लान्ड विथ ए स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड गगनयान, जो 2022 में इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रही है एंड फ्लाइट की टेस्टिंग भी हो रही है। और जो लॉन्च व्हीकल है उसको भी हमें याद रखना पड़ता है, वह है GSLV Mark 3। ओके, तो इसरो ये जो क्रू फ्लाइट है इसमें 2 मॉड्यूल है और इस पे काम चल रही है कि जो क्रू मॉड्यूल है वो एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मतलब ये स्पेस से बाहर जाए, ये जब लॉन्च होगा तो लॉन्च होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर वो बाहर जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री करेगा। दैट इज री एंट्री एक्सपेरिमेंट जो अभी कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, एंड फिर ए पैड अबाउट टेस्ट फॉर द मिशन। तो एटमॉस्फेयर में एंट्री करके वहां पे रहना तो नहीं है ना, उसको दोबारा पृथ्वी में आ रहा है, तो वो फिर आएगा कैसे? समुद्र के पानी में जाके गिरेगा। तो जब पानी में जाएगा तो उसको भी ठीक से हमें रिट्रीव करना है, क्योंकि अंदर लोग हैं तो लोग अंदर से बाहर आएंगे। तो ये जो पूरा मिशन है ये काफी क्रिटिकल मिशन है जो ऑलरेडी कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। और जो क्रू की ट्रेनिंग है वो अभी भी रशिया ही देने वाले हैं। पिछले बार भी रशिया ही दिए थे और रशिया ने ही राकेश शर्मा जी को चांद में स्पेस में पहुंचाए थे। इस बार भी ट्रेनिंग रशिया ही देने वाला है। तो इंडिया जो है वो 4th ऐसा नेशन होगा जो ये काम कर सकते हैं आफ्टर यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना। ओके, तो ये जो मैन्ड मिशन है गगनयान, इसका कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि GSLV Mark 3 जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। 16 मिनट बाद ये लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचेंगे, दिस इज 16 मिनट। उसके बाद ये लो अर्थ ऑर्बिट में 5 से 7 दिन स्पेस में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से ये एटमॉस्फेयर में री एंट्री करेंगे। इसके रीओरिएंटेशन भी कहा जाता है कि सैटेलाइट अपने आप को ओरिएंट करेगा कि वो एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस आए। एंड उसके बाद जो है क्रू जो होंगे वो पैराशूट के साथ साथ वो नीचे आ जाएंगे एंड समुद्र के पास गुजरात कोस्ट में वो जाके गिरेंगे। ये जो क्रू है ये जाके गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? श्रीहरिकोटा से स्टार्ट हो रही है एंड डीबूस्टिंग कहाँ पे, री एंट्री कहाँ पे हो रही है? ये गुजरात के पास। तो गुजरात के पास आके ये पानी में गिरने वाले हैं। यहाँ से ये पानी से इंडियन नेवी इनको रिट्रीव करके लाएगा। ओके, तो ये था जिसको 2022 में लॉन्च कर दिया गया है एंड ये कंटिन्यूअसली टेस्टिंग फेज में है। ओके, तो दिस वाज गगनयान मिशन। इसके बाद दूसरा और एक मिशन है जिसका अभी लॉन्च डेट अनाउंस किया गया है और इस पे भी काम चल रही है, दैट इज शुक्रयान।
तो मंगलयान हमने कहाँ पे पढ़ा था, मंगल में जाने वाले। शुक्रयान कहाँ पे पढ़ने वाले, तो ये शुक्र में जाने वाले। तो ये वेनस मिशन है, ये एक प्रोपोज मिशन है इसरो का, जहां पे वेनस को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, 4 साल के लिए हम स्टडी करेंगे। तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सरफेस प्रोसेस एंड शैलो सबसरफेस स्ट्रेटियोग्राफी। तो जो ऊपर के सरफेस है वेनस का, शुक्र का, उसका स्टडी एंड सब सरफेस लेयर पे भी स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सोलर विंड इंटरैक्शन इन वेनुसियन आयोनोस्फीयर। तो सोलर विंड की जैसे मैग्नेटिक स्टॉर्म आया, सोलर स्टॉर्म आया, तो उसके वजह से इंडिया में और पृथ्वी में क्या होती है कि अचानक से ऑरोरा बहुत बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होता है। तो ये सबको, ये तो हमारे अर्थ के ऊपर है। वेनस, शुक्र के ऊपर जिसके एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, क्या सोलर स्टॉर्म की वजह से ही वेनस के एटमॉस्फेयर चला गया है? तो अगर वेनस का एटमॉस्फेयर गया है तो अर्थ में भी क्या ये सिचुएशन हो सकता है? तो वेनस को अगर हम स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि अर्थ के फ्यूचर के लिए भी हमें पता चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए वेनस के जो एटमॉस्फेयर है, सोलर विंड का इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये सब हमें जानना है। कंपोजिशन क्या है वेनस के एटमॉस्फेयर का, डायनामिक्स क्या है, तो जो छोटा मोटा एटमॉस्फेयर रह गया है वो कैसे सोलर स्टॉर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये भी हमें पता करना चाहिए। GSLV Mark II रॉकेट पे ये लॉन्च होने वाला है एंड दिस ऑर्बिट इज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे इस ये जो ऑर्बिट है धीरे धीरे ये छोटा होता रहेगा एंड वो फाइनली वेनस के पास चला जाएगा। ठीक है, ये था शुक्रयान। तो वेनस की जो प्लैनेट है वो नेकेड आई से हम देख सकते हैं। ये शुक्र के जो प्लैनेट है उसे तो हम देख सकते हैं, और इसे अर्थ की ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा स्मॉलर है और अर्थ की तरह ही दिखता है, तो बहुत ही सिमिलर है। इसके एटमॉस्फेयर बहुत ही ठीक है, 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 3.5% नाइट्रोजन और थोड़ा बहुत गैस है। तो इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही घने हैं, और जो कोर है वो हमारी अर्थ की तरह ही मेटल कोर है। जैसे अर्थ में लोहा, निकेल, कोबाल्ट रहता है, तो इसमें भी ऐसे ही कोर बना हुआ है, मेटल कोर, बट इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये था वेनस के बारे में, और इसीलिए वेनस को स्टडी करने के लिए शुक्रयान को लॉन्च किया गया है, और इसका जो प्रोपोज डेट है तो 2028 का है। अभी इस पे काम चल रहा है, सैटेलाइट और बाकी चीजों पे काम चल रही है। तो ये दोनों था फ्यूचर मिशन। ओके, नेक्स्ट आपको एक चीज जानना है, इंडिया और यूएसए स्पेसिफिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करने वाले हैं इसरो नासा सिंथेटिक एपर्चर राडार इसको बनाने में। तो ये जो मिशन है उसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। तो ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट है, तो अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट यही है, निसार, और इसके एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5 बिलियन US$ की है। It will become world first radar satellite to operate on dual frequency। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले एक सैटेलाइट है, और वर्ल्ड के फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, तो क्या नाम होगा, निसार। निसार इज जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो टू ऑब्जर्व अर्थ इन नेवर बिफोर रिजोल्यूशन। तो बहुत ही पास से ये अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे कोई भी वॉल्केनो, अर्थ को देखो, इकोसिस्टम किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या हो रहा है, तो ये अर्थ को ही स्टडी करने वाले हैं। ओके, निसार इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन December 2021 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, इंडिया। ओके, तो ये निसार मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किसके बीच में, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, ये नाम है सैटेलाइट का। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे।
अगर आपको और कोई भी मिशन को लेके कोई डाउट है तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। मुझे कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी बताइए। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन्ड है, आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परीक्षा जंक्शन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो इसे जरूर पढ़े, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा